गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई एम प्रवीण कुमार। तो चलिए हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं जेनेटिक्स। ठीक है, आनुवांशिकी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। ठीक है, और जेनेटिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसको आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल होते हैं, कंसेप्ट बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो यदि आप अच्छे तरीके से जेनेटिक्स को नहीं समझोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, इसके क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे, है ना। तो आपको जेनेटिक्स बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रॉपर रिवाइज करना होगा, समय पे लेक्चर सुनना होगा, ठीक है ना। और दूसरी बात, जेनेटिक्स को यदि आप पढ़ लोगे तो इसके फायदे आपको बहुत सारे चैप्टर में मिलेगा। जैसे जब आप पढ़ोगे प्लांट ब्रीडिंग तो वहाँ पे पूरा जेनेटिक्स का ही यूज़ होता है, इसलिए कई इंस्टीट्यूट क्या करते हैं जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग को साथ में पढ़ाते हैं, क्योंकि दोनों का कंसेप्ट, दोनों का जो थ्योरी है वो एकदम एक दूसरे से मैच करता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जेनेटिक्स को आप प्लीज़ हल्के में ना लें, न तो जेनेटिक्स आपको हल्के में ले लेगा, है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है, नहीं, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से समझते हो। ठीक है, तो आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझना। जेनेटिक्स उतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी चैप्टर में से एक है, और नोट्स तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। और चलिए, प्रॉपर आपको रिवाइज भी करना है, ऐसा नहीं कि आज लेक्चर देख के छोड़ दिए बाकी फिर भैया एग्ज़ाम के दिन हम रिवाइज करेंगे, तो ऐसा नहीं चलता है, प्रॉपर रिवाइज करना है आपको जेनेटिक्स, ठीक है ना। तो आज हम लोग बेसिक बातें करेंगे मेंडल के ऊपर, क्यों मेंडल को सक्सेस मिला, बाकी को क्यों सक्सेस नहीं मिला, तो ये सब हम लोग छोटा छोटा बात करेंगे, मतलब बेसिक लेक्चर आज होने वाला है। तो चलिए हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं जेनेटिक्स का डेफिनेशन। जेनेटिक्स होता क्या है, तो क्या बोलता है, देखो, जेनेटिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जब हम हेरिडिटी एंड वेरिएशन का साइंटिफिकली स्टडी करते हैं, वैज्ञानिक तौर से जब हम हेरिडिटी एंड वेरिएशन का स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। दैट मीन्स कि जेनेटिक्स जो है वो कॉम्बिनेशन है हेरिडिटी और वेरिएशन का। ठीक है, आया समझ में। तो जब भी आपसे कोई पूछता है जेनेटिक्स क्या है, तो आपको बोलना है जेनेटिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब ये हेरिडिटी क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, हम लोग आगे समझेंगे, फिलहाल अभी आप इतना समझें जेनेटिक्स क्या होता है। ठीक है, मैं बीच बीच में बार बार एक चीज को 2 बार 3 बार रिपीट करूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा जो एम होता है कि आपको कंसेप्ट इन बिटवीन लेक्चर ही याद हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी हम अपना लेक्चर देख लिया और बाद में इसको रट रहे हैं, नहीं, रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मारने वाले इंसान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ठीक है, कंसेप्ट को समझो, लंबे समय तक याद रहेगा। नहीं समझ आता है कमेंट करो, मैं फिर से पढ़ाऊंगा, बट रटना नहीं है, ठीक है ना भाई। चलो, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरा जो वर्ड है, टर्म जेनेटिक्स किसने दिया था, बैटसन ने दिया था। और बैटसन को हम लोग एक और चीज बोलते हैं, इसको हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी बोलते हैं। तो मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर कौन है, बैटसन है। और टर्म जेनेटिक्स किसने दिया था, बैटसन ने ही दिया था। चलो, दूसरा, फादर ऑफ जेनेटिक्स सबको पता है, ग्रेगर जॉन मेंडल। एक्चुअली यहाँ पे मेंडल लिखा है, बट मेंडल का पूरा नेम था ग्रेगर जॉन मेंडल, ये फादर ऑफ जेनेटिक्स है। एक क्वेश्चन और पूछता है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। तो एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन थे, मॉर्गन थे। ठीक है, मॉर्गन को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। जैसे कि इन्होंने ड्रोसोफिला के ऊपर बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया था, और वहां से इन्होंने लिंकेज का कंसेप्ट दिया। तो हम लोग इसलिए मॉर्गन को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, और इन्होंने ड्रोसोफिला के ऊपर स्टडी किया था। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं। अब समझते हैं हेरिडिटी और वेरिएशन में क्या डिफरेंस है।
हेरिडिटी बोलता है ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। बिल्कुल सही बात है। जब जेनेटिक करेक्टर, अब ये जेनेटिक करेक्टर क्या हो गया? अरे भाई, आपका स्किन कलर, आपका हेयर कलर, आपका आई कलर, ठीक है, आपका जो लंबाई, ठीक है, ये सारे जो हैं वो जेनेटिक करेक्टर होते हैं। तो जब ये जेनेटिक करेक्टर अपने पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसफर होता है, उसको बोलते हैं हेरिडिटी। ठीक है, आपने कई बार नोटिस किया होगा, जब बच्चा जन्मता है ना तो दादी लोग बोलती है, अरे यार ये तो बिल्कुल मम्मी के ऊपर गया है, या तो बिल्कुल पापा के ऊपर गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ जेनेटिक करेक्टर आपका ट्रांसफर हो रहा है पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग की तरह, है ना। आया समझ में? तो हेरिडिटी का सिंपल सा मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। एज इट क्लियर? कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दूसरा आता है वेरिएशन। वेरिएशन क्या है? देखो, इसको हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं। बोलता है कि भाई, आपने देखा होगा डॉग्स, सब जानते हो डॉग क्या होता है? हाँ, चलो सब जानते हो, सब ईमानदार हो यार, हमको तो पता ही नहीं था। देखो, डॉग्स जो होता है ना, डॉग एक स्पीसीज है, बट उसके कई सारे वैरायटी है। जर्मन शेफर्ड, ठीक है, बुलडॉग, तो ये सब क्या है? वैरायटी है। तो एक स्पीसीज का जब बहुत सारा वैरायटी होता है, और उस ऐसा तो है नहीं कि सारे हर एक वैरायटी का मॉर्फोलॉजी सेम होगा, नहीं। तो जब एक स्पीसीज का या फिर कुत्ता का कई सारे वैरायटी हैं, तो उस कुत्ता का या फिर डॉग का जो वैरायटी है उसका मॉर्फोलॉजी भी अलग अलग होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएशन, डिफरेंसेस इन द इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। जब एक ही स्पीसीज में बहुत सारे डिफरेंसेस आपको दिखाई पड़े तो उसको क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं। चलो इसको हम लोग फोटोग्राफ से समझते हैं। देखिए, ये है हमारा हेरिडिटी वाला कंसेप्ट। इसका, चलो इसका नाम देते हैं हम लोग सोहन। ये सोहन का मम्मी है, ये उसके पापा हैं, ठीक है। देखो, सोहन का आप बाल देखो अपनी मम्मी से मैच कर रहा है, इसका आई देखो अपने फादर से मैच कर रहा है, इसका आप लिप देखो अपने फादर से मैच कर रहा है, पापा से मैच कर रहा है ना। तो आपने देखा कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है? जेनेटिक करेक्टर अपने पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है, तभी तो दोनों का कॉम्बिनेशन सोहन बना है। आया समझ में आपको? इसी को बोलते हैं हम लोग हेरिडिटी। चलो अब समझते हैं वेरिएशन। देखो, ये एक डॉग एक स्पीसीज है, उसके कई सारे वैरायटी होते हैं। अब देखो, क्या सारे डॉग एक जैसे दिखाई पड़ रहे हैं? नहीं पड़ रहे हैं आपको एक जैसा दिखाई, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेरिएशन बोलते हैं। ठीक है, स्पीसीज एक है बट इसके कई सारे वैरायटी हैं और कई सारे इसकी मॉर्फोलॉजी हैं, तो ये क्या हो गया? वेरिएशन हो गया। अब देखो, वेरिएशन अगेन दो तरीके का होता है, सोमेटिक वेरिएशन और जर्मिनल वेरिएशन। सोमेटिक का मतलब ऐसे करेक्टर, ऐसे जेनेटिक करेक्टर जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर नहीं होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग सोमेटिक वेरिएशन। जर्मिनल वेरिएशन, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन। ठीक है, तो दोनों नेम आपको याद रखना है। ब्लास्टोजेनिक या जर्मिनल वेरिएशन में क्या होता है? जो आपके जेनेटिक करेक्टर होते हैं वो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में हेरिटेबल होते हैं, ट्रांसमिशन कर जाते हैं, ट्रांसफर कर जाते हैं, उसको हम लोग जर्मिनल वेरिएशन बोलते हैं। अब देखो, जर्मिनल वेरिएशन अगेन आपका दो तरीके का होता है, कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकॉन्टिन्यूअस। नाम से ही पता चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस मतलब जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन मेंटेन है, ठीक है, वो बहुत आपके पूर्वजों से चलता आ रहा है। जैसे कि आपने कई बार नोटिस किया होगा कि कुछ लोग होते हैं जिनका बहुत कम उम्र में बाल उड़ जाता है, गंजे हो जाते हैं, तो उनसे आप पूछो तो बोलेंगे अरे यार ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे पूर्वजों से चलता आ रहा है। तो वो क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। और कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन का रीजन क्या है? क्रॉसिंग ओवर। ठीक है। दूसरा डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन, ये क्या है? आप मतलब आपके पूर्वज से चलते आ रहे थे बट बीच में क्या हो गया? स्किप कर गया, फिर आना स्टार्ट हो गया, तो वो हो गया डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। और इसका रीजन क्या है? म्यूटेशन। म्यूटेशन अचानक
आने वाला परिवर्तन होता है उसको हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन, और म्यूटेशन टर्म को ह्यूगो डिवरीज नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, आया समझ में इतना दूर तक आपको? चलिए हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं। अब समझते हैं लाइफ ऑफ मेंडल। देखो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, मेंडल के बारे में हम लोग थोड़ा सा इनका हिस्ट्री समझते हैं, इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग कहानियाँ समझते हैं। ठीक है, देखो मेंडल जो थे ना वो एक बड़े वैज्ञानिक नहीं थे, ये हम लोग के जैसा ही एक नॉर्मल इंसान थे, बट ये एक चर्च में पादरी का काम किया करते थे। ठीक है, पादरी का काम क्या होता है? पादरी का काम होता है लोगों को उपदेश देना, समझाना। ठीक है, तो एक आपको लिटरेचर में मैंने पढ़ा था कि जो मेंडल थे ना इनको सही से पढ़ाने नहीं आता था, मतलब लोगों को ये पढ़ाते थे ना तो लोग बोरियत फीलिंग करते थे, क्या पता नहीं क्या बक रहा है। ठीक है, बट इनका जो एक्सपीरियंस था, इनका जो इंटरेस्ट था वो प्लांट ब्रीडिंग की तरफ था, बायोलॉजी के अंदर था। ठीक है, प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के अंदर था, तो इनका ये बहुत बड़ा इंटरेस्ट था, तो ये बहुत ज़्यादा इन लोगों के बारे में, इन चीज़ों के बारे में सोचा करते थे। ठीक है, अब कहानी में ट्विस्ट कब आता है? जब ये पादरी थे तो इनको बगल में एक प्लॉट दिया गया था जहाँ पे इनको बोला गया कि भाई साहब आप यहाँ रहेंगे ना तो आपको खाने के लिए कुछ सब्जियाँ की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप यहाँ पे आप उगा सकते हो। ठीक है, तो ये बोले अच्छा ठीक है भाई यहाँ पे हम उगाएंगे। तो ये सोचे कि चलो यार मेरा तो प्लांट ब्रीडिंग में, प्लांट हाइब्रिडाइजेशन में इंटरेस्ट है ही, तो कुछ ऐसे प्लांट्स को या फिर कुछ एक्सपेरिमेंट ही कर लिया जाए। ठीक है, तो इन्होंने मतलब नॉर्मली सोचा था, ऐसा कोई इसका एम नहीं था कि हमको बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनना है, ऐसा कोई एम नहीं था, बट इन्होंने सोचा था कि हमको ऐसे करना है। ठीक है, तो इन्होंने अपना खाने के लिए इन्होंने क्या किया, मटर के पौधे को लगाया, पी प्लांट को इन्होंने कल्टीवेट किया। जब कल्टीवेट किया तो इन्होंने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया, तो इन्होंने बहुत सारे स्टडी, जो कि उस समय बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था कि भाई ऐसा क्यों होता है कि इंसान का बच्चा इंसान की तरह ही दिखता है, जानवर की तरह क्यों नहीं दिखता, आम के जो सीड होते हैं उससे आम ही जन्मता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस उस समय लोग सोचा करते थे कि राजा का बेटा ही राजा क्यों बनता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो इन्होंने उन सारे क्वेश्चंस को इनडायरेक्टली उस समय तक दूर कर दिया था। ठीक है, तो इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने जो नोटिस किया उसको इन्होंने अपने एक डायरी में उन्होंने लिखा। ठीक है, और लिखने के बाद इसको वो चले गए साइंटिस्ट के पास, लेकिन जो उस समय के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे उनके पास गए और इन्होंने अपना जो भी स्टडी किया था वो उनको बताया। बट क्योंकि मेंडल कोई बड़े आदमी तो थे नहीं, कोई बड़े साइंटिस्ट तो थे नहीं, तो लोगों को लगा पता नहीं क्या ये बोल रहा है अड़ंग बड़ंग, लोग इसको इग्नोर कर दिए। और इग्नोर यहाँ तक तो ठीक है, बट उसमें लोग का इंटरेस्ट जो था वो चार्ल्स डार्विन के थ्योरी के ऊपर था, क्योंकि उसी समय चार्ल्स डार्विन ने अपना थ्योरी दिया था दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, तो लोगों का इंटरेस्ट, लोगों का जो ये सोचने का तरीका था, सोचने का जो एम था वो था कि भाई किस तरीके से चार्ल्स डार्विन को हम गलत प्रूफ कर दें, तो लोग इनको इग्नोर कर दिया। ठीक है, और दूसरा इग्नोर करने का रीज़न था कि भाई इन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट में मैथमेटिक्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। ठीक है, तो इतना ज़्यादा मैथमेटिक्स बायोलॉजी में जानते हो एप्लीकेबल नहीं है, तो साइंटिस्ट बोले यार ये तो मैथमेटिक्स है, तुम क्या इसको बायोलॉजी में ला रहे हो, फिर इसको रिजेक्ट कर दिया गया। मतलब ये कुल मिला के ऐसे साइंटिस्ट थे जिनको अपने खोज का स्नेह अपने जीवन काल में नहीं मिल पाया। ठीक है, एक बार हुआ था कि इन्होंने एक साइंटिस्ट के पास गए, नोगेली पास, नोगेली एक साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनके पास इन्होंने ये गए। ठीक है, और उनको बोला कि भाई साहब मैंने ऐसा ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है, क्या आप इनके ऊपर काम करोगे? तो वो बोले कि अच्छा एक काम करो, आपको मैं कुछ सीड देता हूँ, आप ये एक्सपेरिमेंट इस सीड के ऊपर करके देखो। तो ये वो सीड को जाके अपने वही गार्डन में कल्टीवेट किए, और वो जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने पी प्लांट के ऊपर किया था वो इस सीड के ऊपर नहीं हो पाया। तो ये काफ़ी ज़्यादा निराश हो गए कि हो सकता है मेरा थ्योरी गलत है। तो नोगेली ने इनका मजाक भी उड़ाया। तो इनको मतलब
बहुत सारा फेल्यूर देखना पड़ा इनको, अपने जीते जी कोई भी क्रेडिट अपने खोज का नहीं मिल पाया। ठीक है, फिर जब 1900 ईस्वी में क्या होता है, 3 साइंटिस्ट ने इनके काम को फिर से डिस्कवर किया और फाइनली ये बात उन्होंने प्रूव कर दिया कि जो मेंडल डिस्कवर कर रहे थे वो कितना बड़ा साइंस था अपने आप में, कितना बड़ा खोज करके चले गए ग्रेगर जॉन मेंडल। तो आप सोच सकते हो कि ग्रेगर जॉन मेंडल कितने बड़े खोज कर दिए, लेकिन इनको उनका खोज का कोई भी क्रेडिट नहीं मिल पाया। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक? तो चलिए, आपको मैंने एक कहानी बता दिया ताकि आपका इंटरेस्ट चैप्टर के अंदर बना रहे, और इनके बारे में जो आपको कुछ ही पॉइंट याद रखना है और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से मेंडल के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मेंडल कौन थे? वो एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे, चर्च में वो पादरी का काम किया करते थे। इनका बर्थ 1822 में हुआ था और इनकी जो डेथ हुई वो 1884 में हुआ। इनका जो काम करने का ड्यूरेशन था वो 8 साल का था। इन्होंने 8 ईयर अपने एक्सपेरिमेंट को करते रहे, उसको पब्लिश करने के लिए वर्क किया। तो इन मतलब इनका जो कार्यकाल था वो 8 साल का था। पब्लिकेशन इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसको इन्होंने पब्लिश कब कब किया था भाई? 1866 में किया था। और इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था? प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट का नाम रखा था। और जो मेंडल एक्सपेरिमेंट किए थे उसके लिए जो प्लांट यूज़ किया था सबको पता है, गार्डन पी पाइसम सटाइवम इसका साइंटिफिक नेम है। तो ये था लाइफ ऑफ मेंडल। ठीक है, चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। अब आप सब यहाँ ध्यान से देखो और आपको वो 3 साइंटिस्ट का नाम पता चल जाएगा जिन्होंने मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया था। कब? 1900 में। वो साइंटिस्ट कौन कौन थे? ह्यूगो डिवरीज, कॉर्ल कॉरेंस, कॉरेंस का ही पूरा नाम है कॉर्ल कॉरेंस। ठीक है, वॉन टस्मक। ये 3 ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया था 1900 में। अब कई बार क्या होता है एग्जाम में कि भाई इसके लोकेशन पे क्वेश्चन पूछ देते हैं, और ऐसा नहीं है कि तीनों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन काम किया, तीनों मिल गए और सोचा कि भैया ये काम करते हैं, मेंडल के काम को रीडिस्कवर करते हैं। नहीं, ये तीनों आपस में अनजान थे। ये जैसे कि जो ह्यूगो डिवरीज थे वो हॉलैंड में अपना काम कर रहे थे, कॉर्ल कॉरेंस अपना जर्मनी में काम कर रहे थे, और वॉन टेस्मक जो थे वो ऑस्ट्रिया में काम कर रहे थे। तो कई बार इनके लोकेशन पे क्वेश्चन आता है कि कॉर्ल कॉरेंस कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है, तो तीनों आपस में कोई फ्रेंड नहीं थे, तीनों अपना अलग अलग काम कर रहे थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि मेंडल जो था वो क्यों पी प्लांट को सिलेक्ट किए थे अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कोई और प्लांट को क्यों यूज नहीं किया? देखिए इसके पीछे का रीजन क्या है। द लाइफ साइकिल ऑफ पी प्लांट इज वेरी शॉर्ट। पी प्लांट का जो लाइफ साइकिल होता है ना, जीवन चक्र होता है, वो बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, आप जब भी एक्सपेरिमेंट करो तो ऐसे प्लांट को चूज करने से क्या फायदा जिसका लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा हो, इंसानों से ज़्यादा हो। तो अगर मेंडल वैसे प्लांट को चूज करते तो क्या अपने लाइफ स्पॉन में कभी भी वो अपने प्लांट को स्टडी कर पाते? नहीं कर पाते। इसलिए उन्होंने ऐसे प्लांट के ऊपर फोकस किया जिसका लाइफ साइकिल विद इन 3 to 5 मंथ होता है। इजली हैंडलिंग ऑफ फ्लावर एंड प्लांट। अब ऐसे प्लांट को सिलेक्ट ना करो जिसका जो फ्लावर है उसको अगर हम अपने अकॉर्डिंग जब चेंज करना पड़े तो हमको इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़े, ऐसा नहीं। तो इसके जो फ्लावर थे और प्लांट्स थे उसको वो इजिली हैंडल कर सकते थे। ठीक है, दूसरा रीजन था। तीसरा रीजन क्या है कि इसमें आपको लॉट्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, वो भी पेयर में। जैसे कि अगर लंबा है तो छोटा है, दोनों मिल जाएगा आपको। अगर इसके जो सीड है वो गोला है तो चपटा भी मिल जाएगा। तो ये सारे बहुत सारे इसमें क्या थे? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर प्रेजेंट थे। तो ये रीज़न था मेंडल को जिन्होंने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। तो इसका थर्ड रीज़न ये था। फोर्थ रीज़न क्या था कि भाई पर प्लांट से बहुत सारे सीड मिल रहे थे। तो मटर के प्लांट्स में एक प्लांट से बहुत सारे सीड मिल जाते थे, तो ये उनको बेनिफिट होता था। पांचवा पॉइंट था कि बोथ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल एज फ्लावर आर बाइसेक्सुअल। क्योंकि पी प्लांट जो है वह एक बाइसेक्सुअल प्लांट है। तो बाइसेक्सुअल प्लांट होने के कारण इसमें आप सेल्फ पॉलिनेशन भी करवा सकते हो,
क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते हो। तो मेंडल के लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद था कि इस पे आप दोनों तरह के एक्सपेरिमेंट करके देख सकते थे। तो ये सारे रीज़न थे। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि क्या क्या रीज़न था मेंडल के पी प्लांट को सिलेक्ट करने का। तो ये सारे रीज़न थे: शॉर्ट प्लांट, इजली हैंडलिंग ऑफ फ्लावर एंड प्लांट, लॉट्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, सीड बहुत सारे मिल जा रहे थे, और ये फ्लावर था, मतलब ये जो प्लांट था वो बाइसेक्सुअल था, तो सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन दोनों इसमें पॉसिबल था। ठीक है ना। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि मेंडल ने क्यों सिलेक्ट किया था पी प्लांट को। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। टेक्निक यूज्ड बाय मेंडल आर इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग। जो मेंडल थे उन्होंने कौन से टेक्निक यूज़ किया था? तो इमेस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक को यूज़ किया था। अब समझते हैं इमेस्कुलेशन क्या होता है। अब एक चीज़ हमें याद रखना, इमेस्कुलेशन में क्या होता है, हम लोग फ्लावर, आपको पता है ना फ्लावर का मॉर्फोलॉजी क्या होता है। एंथर इज अ मेल पार्ट, स्टिग्मा इज अ फीमेल पार्ट। ठीक है, तो हम लोग इमेस्कुलेशन में क्या करते हैं, एंथर को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और केवल स्टिग्मा को छोड़ देते हैं, और ये जो स्टिग्मा बच गई ना उसको हम लोग बैग से कवर कर देते हैं, उसी को बोलते हैं बैगिंग। और जब आप बैग से कवर करोगे तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? बैग को कवर करने का रीज़न है कि कोई ऐसा पोलन ग्रेन आके इसको पॉलिनेट ना कर दे, केवल हम जो चाहते हैं वही पोलन ग्रेन इस पे आके लैंड करे, तो अनडिजायरेबल जो पोलन ग्रेन है वो इसको पोलिनेट ना कर दे, इसलिए हम लोग बैग को झाप देते थे। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक? चलो अब देखते हैं व्हाई मेंडल गॉट सक्सेस। देखो, मेंडल के पहले भी कोई साइंटिस्ट आए थे जिसका नाम था आई थिंक कॉल यूरेटर। कॉल यूरेटर जो थे उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया था बट उनको सक्सेस नहीं मिला। उन्होंने टोबैको प्लांट में एक्सपेरिमेंट किए थे बट उनको सक्सेस नहीं मिला। मेंडल को ही सक्सेस क्यों मिला? तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, देखो। मेंडल कंसिडर्ड वन और टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर एट ए टाइम। मेंडल जब भी स्टडी करते थे तो एक बार में केवल एक करेक्टर को स्टडी करते थे, तो इनका ये बहुत बड़ा रीज़न था। दूसरी रीज़न था मेंडल यूज मैथमेटिकल टूल्स। मेंडल जो थे वो मैथमेटिकल टूल्स का यूज़ किया करते थे अपने डेटा को रखने के लिए। जैसे कि अगर मेंडल ने देखा कि भैया नंबर 4 प्लांट में हमारा टॉल प्लांट आ रहा है, तो उसको वो एक मैथमेटिकल रूप में उसको डेकोरेट कर देते थे, और इसी को जब वो साइंटिस्टों के पास लेके गए थे तो इनको इग्नोर कर दिया गया था कि भाई क्या तुम मैथमेटिक्स यूज़ कर रहे हो बायोलॉजी में। ठीक है, तो इनका दूसरा रीज़न यही था। उन लोगों को क्या पता भाई कि मेंडल कितना बड़ा सर्च कर रहा है। ठीक है, थर्ड रीज़न क्या था, ऐसा लोग मानते हैं कि मेंडल लकी था कि वो पी प्लांट को चूज़ किया था अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये 3 रीज़न आपको याद रखना है मेंडल के सक्सेस होने का। नेक्स्ट देखते हैं भाई वो कौन से 7 करेक्टर थे जिनके ऊपर मेंडल ने स्टडी किया था। ये कई बार आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, तो देखते हैं फटाफट कौन कौन सा करेक्टर था। शेप ऑफ सीड, कलर ऑफ सीड्स, कलर ऑफ पोड्स। ठीक है, इसको आप सीक्वेंस में याद कीजिए। देखो, इसको आप कैसे याद कर सकते हो, एक बार सीड का शेप कैसा है, सीड का कलर कैसा है, पोड का कलर कैसा है, पोड का शेप कैसा है, प्लांट का हाइट कैसा है, प्लांट का फ्लावर का पोजीशन कैसा है, फ्लावर का कलर कैसा है। तो इसको आप सीक्वेंस में याद कर सकते हो, 2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। ठीक है, अब डोमिनेंट और रिसेसिव ये क्या होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना हमारा, वो पूरा टर्मिनोलॉजी के ऊपर ही बेस्ड होगा। डोमिनेंट रिसेसिव क्या होता है, एलील क्या होता है, ठीक है, फिनोटाइप जीनोटाइप क्या होता है, तो फिलहाल मैं आपको वहाँ बताऊंगा, यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। डोमिनेंट, देखिए आप अगर बड़े हो, जस्ट इमेजिन करो कि आप बड़े भाई हो, आपके छोटे भाई भी होंगे, तो आप छोटे भाई को धमकाते रहते हो ना, जाओ पानी लेकर आओ। ठीक है, तो आप छोटे भाई के ऊपर क्या है, डोमिनेंट है, आप उसको डांट सकते हो। आपके ऊपर पापा डोमिनेंट होंगे या मम्मी डोमिनेंट होंगी। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं डोमिनेंट। और जो बेचारा आपकी बात को मान लेता है, छोड़ो यार चलो काम कर देते ना तो 2-3 झाप बच जाएगा, तो वो रिसेसिव हो गया, जो आपकी बात को मान लेता है। ठीक है, अभी इतना आप याद रखो। तो जो सीड का शेप था राउंड था, और रिसेसिव इसका क्या था, व्रिंकल। इसी तरीके से जो कलर था सीड का वो था येलो ग्रीन, कलर जो पोड का था वो ग्रीन येलो था, शेप ऑफ पोड
फुल एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड था, प्लांट का हाइट टॉल शॉर्ट था, फ्लावर का पोजीशन एट लीफ जंक्शन। देखिए एक जंक्शन क्या मतलब है, देखो यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट है, इसी से क्या हो रहा है, लीफ निकल रहा है। बट कई बार ये टर्मिनल, टर्मिनल का मतलब होता है भाई देखो यहाँ पे कोई कॉमन जंक्शन नहीं है, एक बार यहाँ से निकला है ब्रांच, फिर यहाँ से निकला है, फिर यहाँ से निकला है, तो इसमें कोई फिक्स जंक्शन नहीं है। तो ये था हमारा फ्लावर का पोजीशन और फ्लावर का कलर पर्पल और वाइट। ठीक है, तो याद रखना इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप ध्यान से पढ़ ले। ठीक है ना भाई, चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप प्लीज़ जब भी इस लेक्चर को सुनते हो तो स्किप मत करो। अगर यार 25 मिनट का तो लेक्चर है, जब मैं इतना एफर्ट कर रहा हूँ आपके लिए, तो आपको तो पढ़ना है, तो आप तो इतना एफर्ट कर ही सकते हो। ठीक है, 25 मिनट का लेक्चर बनाता हूँ, 26 मिनट का लेक्चर बनाता हूँ, तो आप इसको अच्छे से सुनो ना। क्या आप आधा घंटा भी अच्छे तरीके से नहीं पढ़ सकते? ठीक है, तो आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, काफ़ी पढ़ने के प्रति रुचि होगा आपका। सो प्लीज़ डोंट डिस्ट्रैक्ट, कभी डिस्ट्रैक्ट मत हो, अपने काम को लेके थोड़ा मोटिवेट रहो। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।